हेलो दोस्तों, आज फिर बात करते हैं पार्ट 7 की, जिसमें वायुमंडलीय दाब और पौने और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कुछ नए हो यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कहाँ तक हम आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं। और इसमें आपको टॉपिक बाय टॉपिक, लाइन बाय लाइन आपको बताया जाएगा और इसके साथ ही प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, वनडे एग्जाम के क्वेश्चंस और हाईलाइट किए हुए जो तुम दिख रहे हैं उसको नोट डाउन करें और जो बेटर लगे उसे नोट डाउन करते रहें ताकि आपके लिए बेटर से बेटर साबित होता रहे। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले मैंने 6 वीडियो और कराए हैं, उनको ज़रूर देखें, पार्ट 1 से लेकर के 7 तक और 8, 9 बाकी आगे हम कराते रहेंगे, जिससे आपको ढेर सारे फ़ायदे होंगे। तो आइए हम बात करते हैं वायुमंडलीय दाब और पवने। तो वायुमंडल जो होता है, मैंने अभी पहले बताया है, वायुमंडल के बारे में बताया, कई सारी कौन कौन गैसें पाई जाती हैं, कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है। मैंने वायुमंडल की परतों के बारे में बात की, कौन कौन सी परतें हैं, कौन कितने किलोमीटर तक फैली हुई है, कहाँ क्या पाया जाता है, मैंने सब कुछ बताया है, तो पिछला क्लास ज़रूर देखें। तो बात करते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब अपने भार के कारण धरातल पर जो बल डालता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसे वायु दाब मापी द्वारा मापा जाता है। वायु दाब को मिलीबार से नापते हैं। तो पृथ्वी तल के नज़दीक वायु दाब सर्वाधिक मिलता है। जो पृथ्वी तल के नज़दीक है वायु दाब सर्वाधिक मिलता है। इससे जितना ही ऊपर जाते हैं वायु दाब कम हो जाता है। लंब रूप में प्रति वर्ग सेंटीमीटर ये दाब धरातल पर 2.7 किलोग्राम होता है, जिससे वायु दाब में 1013.2 मिलीग्राम द्वारा 2 मिलीबार द्वारा दिखाया जाता है। सामान्य दशा में 300 मीटर की ऊंचाई पर 34 MB वायु दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। ध्यान रखना है, वनडे एग्जाम के लिए यहीं से क्वेश्चन उठ जाता है कि वायुमंडलीय दाब सबसे अधिक कहाँ होता है। तो समुद्र तल पर बताना है कि अगर ऑप्शन में समुद्र तल आता है तो बता देना है कि वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब धरातल के सब भागों में एक समान नहीं रहता। ये वायु व धरातल के तापमान से प्रभावित होता है। तो आइए 2013 में आया हुआ क्वेश्चन हम देखते हैं कि महाद्वीपों के अंतस्तों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसके क्या कारण हैं? क्या बता रहा है? अंतःस्थों महाद्वीपों के अंतःस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 दिए हुए हैं। तो भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, एक महाद्वीपों और महासागरों के बीच तुंगता में अंतर या अंतस्तों में तेज पवनों की विधानमनता, तटों की अपेक्षा, अंतस्तों में होने वाली भारी वर्षा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही और उत्तर चुनिए। तो इसका केवल एक ही सही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की कि निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। बोल रहा है कि कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। महासागरीय धाराओं को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, मैंने पहले बात की है अभी। तो उसमें पृथ्वी का आवर्तन, वायु दाब और हवा, महासागरीय जल घनत्व, ये 3 कारक जो है प्रभावित करते हैं। तो इसका उत्तर है बी, 1, 2 और 3, यानी चौथा जो पृथ्वी का परिक्रमण है ये प्रभावित नहीं करता है इसको, महासागरीय धाराओं को। बात करते हैं वायुमंडलीय दाब और क्षैतिज वितरण। वितरण क्या क्या है? पेटियां हैं, कौन कौन सी पेटियां हैं, इसमें कितना किलोमीटर कितनी 80 डिग्री फैला हुआ है। तो वायुमंडलीय दाब का क्षैतिज वितरण क्या है? वायुमंडलीय दाब का क्षैतिज वितरण अक्षांश के अनुसार वायुमंडलीय दाब के वितरण को क्षैतिज वितरण कहते हैं।
अक्षांश के अनुसार वायुमंडलीय दाब के वितरण को क्षैतिज वितरण कहते हैं। वायु दाब का क्षैतिज वितरण समदाब रेखाओं आइसोबार से दिखाया जाता है। ये वे रेखाएं हैं जो उन सभी स्थानों को मिलाती हुई खींची जाती हैं जिसका वायु दाब समान होता है। वायु दाब की कुल 7 पट्टियाँ मिलती हैं। जो वायु दाब है इसकी कुल 7 पट्टियाँ मिलती हैं जिन्हें हम दाब कटिबंध कहते हैं। इन्हें 4 समूहों में विभाजित किया जाता है, जिसको वायु दाब पेटियों को। दाब पेटियाँ कौन कौन सी 4 हैं तो इनपे हम देख लेते। भूमध्य रेखी निम्न दाब पेटी। भूमध्य रेखी निम्न दाब पेटी भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच की स्थिति को भूमध्य रेखीय दाब पेटी कहते हैं। इसे शांत कटिबंध या डोलड्रम भी कहते हैं। कटिबंध या डोलड्रम भी कहते हैं। उपोष्ण उच्च दाब पेटियाँ। उपोष्ण उच्च दाब पेटियाँ कौन कौन सी हैं? उपोष्ण उच्च दाब पेटियाँ उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में, उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में क्रमशः कर्क और मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों तक की उच्च दाब पेटियाँ स्थित हैं। इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश भी कहते हैं। उच्च दाब पेटियाँ यानी उपोष्ण उच्च दाब पेटियाँ जो हैं इनको हम अश्व अक्षांश भी कहते हैं। ये देखना है, अक्षांशों को अश्व अक्षांश भी कहते हैं। यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है इसमें सब दिया हुआ है टोटल, आप देख सकते हैं। टेम्परेचर लो, टेम्परेट लो, टॉपिकल सी, सब टॉपिकल, हाई हॉर्स लेटीट्यूड जो मैंने अभी बताई है, इक्वेटोरियल लो ड्यूरेशन इस चित्र में टोटल दिया हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, 6 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 30 डिग्री, 0 डोलड्रम अभी दिखाया मैंने आपको, और सब ट्रॉपिकल हाई हॉर्स लेटीट्यूड क्योंकि उच्च दाब पेटियाँ हैं, इसके बारे में आप देख लेंगे। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियाँ। उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियाँ 45 अंश उत्तरी तथा दक्षिणी, 45 अंश उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से क्रमशः आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्तों के मध्य। चौथी जो उच्च दाब पेटी है उसे कहते हैं ध्रुवीय उच्च दाब पेटियाँ। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स यानी 80 अंश उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव तक स्थित। यहाँ तक मैंने पेटियों की उच्च दाब पेटियों की बात की। अब हम बात करेंगे पवनों की। पवनें कौन कौन सी पवनें हैं, नियम क्या क्या हैं, किन किन रूल पर आधारित हैं। तो पवनें हम बात करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलने वाली वायु को पवन कहते हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती है उसे हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। पवन उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। मतलब निम्न से उच्च से निम्न की ओर चलती है। पवन की दिशाएं फेरेल नियम, पवन की दिशाएं फेरेल नियम 22 बेलार्ट नियम द्वारा निर्धारित होती है। हम देखेंगे फेरेल नियम क्या है। अब हम बात करेंगे पवनें। एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलने वाली वायु को पवन कहते हैं। इसमें हम देखने वाले थे फेरेल का नियम। तो फेरेल के नियम की बात करें, उत्तरी गोलार्ध में पवन दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में पवन बाईं ओर मुड़ जाया करती है। ऐसा कोरियोलिस बल के कारण होता है। कि कौन से बल? अब फेरेल के नियम में याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में पवन दाहिनी ओर और दक्षिणी में बाईं ओर मुड़ जाया करती है। ये सब होता क्यों है? कोरियोलिस बल के कारण होता है। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव शून्य होता है, अर्थात
भूमध्य रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विक्षेप नहीं होता है। मतलब भूमध्य रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विक्षेप नहीं होता है। ध्रुवों पर अधिकतम विक्षेप होता है, भूमध्य रेखा पर कोई विक्षेप नहीं होता है। ध्रुवों पर अधिकतम विक्षेप होता है, बस माननी है। अब देखना है दूसरा बाइज वैलेट नियम। यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में बाइज वैलेट नियम क्या है? यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा हो तो उच्च दाब उसके दाईं ओर तथा निम्न दाब उसके बाईं ओर होगा। ये इसका रूल है बाइज वैलेट नियम का। अब पवनों के प्रकार क्या हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे कि पवनों कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो हम देख लेते हैं कि स्थायी अथवा भूमंडलीय पवनें। स्थायी अथवा भूमंडलीय पवनें क्या हैं? तो इसमें एक बढ़ जाता है कि वायु वाणिज्य पवन या व्यापारिक पवन। एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन, मतलब एक ही साइड में एक ही दिशा में चलती रहती हैं। एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन उपोष्ण वायु दाब उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न दाब कटिबंध की ओर चलने वाली पवन। उच्च दाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न दाब कटिबंध की ओर चलने वाली पवन 30 अंश से 5 अंश उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के मध्य। 30 अंश से 5 अंश उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के मध्य विषुवत रेखा के समीप उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों के व्यापारिक पवन आपस में टकराते हैं और ऊपर उठकर घनघोर वर्षा करते हैं। अब बात करेंगे पछुआ पवनों की। पछुआ पवनें क्या हैं? उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब कटिबंधों की ओर चलने वाली पवन। ये याद रखना है कि पछुआ पवनें क्या है। उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब कटिबंधों की ओर चलने वाली पवन। पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास। पछुआ पवन जो है, पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास दक्षिण महासागर में 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। इन अक्षांशों को क्रमशः गरजता चालीसा रोरिंग 40s प्रचंड 50 यानी और 50s तथा चीखता 60 भी कहा जाता है। ये चीज़ देख याद रखनी है। पछुआ पवनों को गरजता 40 प्रचंड 50 चीखता 60 भी कहा जाता है। ये चीज़ वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट है, याद रखनी है। क्या कहा जाता है पछुआ पवनों को? गरजता 40 बार बार आपको इसीलिए बता रहा था कि ध्यान रहे। प्रचंड 50 चीखता 60 गर्म अक्षांशों से ठंडे अक्षांशों की ओर चलने के कारण ये पवनें शीतोष्ण कटिबंध में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में वर्ष भर वर्षा करती हैं। अब बात करेंगे ध्रुवीय पवनों। ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंधों से ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली पवन। दिशा क्या है? उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। पछुआ पवनों से टकराने के बाद व्यापक वर्षा होती है। जो पछुआ पवनों से टकराती हैं ध्रुवीय पवनें तो व्यापक वर्षा होती है। सामयिक अथवा अस्थायी पवनें। अभी कौन सी मैंने पवनें देखी है? ये पवनें आपने देखी है स्थायी अथवा भूमंडलीय पवनें। अब देखेंगे सामयिक अथवा अस्थायी पवनें। वो स्थायी थी, अस्थायी हैं। मौसम या समय के अनुसार जिन पवनों की दिशा बिल्कुल उलट जाती है उन्हें सामयिक पवन कहते हैं। मानसूनी पवन इस वर्ग के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। सामयिक पवनों के उदाहरण मानसून पवनें, स्थल समीर तथा जल समीर, पर्वत समीर व घाटी समीर। ये 4 जो दिए हुए हैं ये सामयिक पवनों के अच्छे उदाहरण हैं। स्थानीय पवनें क्या हैं? लोकल पॉइंट्स। स्थानीय पवन छोटे क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। स्थानीय
पवनें हैं वो छोटे से क्षेत्र को प्रभावित करते हैं और क्षोभ मंडल की सबसे निचली परतों में ही सीमित रहते हैं। क्या होता है कि क्षोभ मंडल की सबसे निचली परतों में ही सीमित रहते हैं। शुष्क पवनों के कुछ उदाहरण हम देखेंगे। कुछ शुष्क पवनें जो हैं उनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे लू उत्तर भारत में खासकर चलती है। जैसे यहाँ पे लपट वर्ड से यूज करते हैं उत्तर भारत में, तो लू जो वर्ड है। खमशीन मिस्र में, शिमून अरब, ब्रिकफिल्डर न्यू साउथ वेल्स, सांता एना कैलिफोर्निया। ठंडी स्थानीय पवनों के कुछ उदाहरण हैं, उनको हम देख लेंगे। बोरा नेम से जाना जाता है दक्षिण यूरोप, मिस्ट्रल दक्षिण यूरोप, फ्रांस, हर्मटन सहारा, ब्लिजर्ड उत्तरी अमेरिका, बुरान साइबेरिया, पूना एडीज, फोन तथा चिनूक आल्पस। फोन तथा चिनूक में आल्पस पर्वतीय क्षेत्र में फान स्थानीय महत्व का एक गर्म पवन है। चिनूक भी एक गर्म पवन है जो राकी पर्वत श्रेणी की पूर्वी ढालों पर उतरती है। फोन की अपेक्षा चिनूक का प्रभाव क्षेत्र अधिक विस्तृत है, इससे कृषि कार्य में भी सुविधा होती है। मिस्ट्रल स्थानीय ठंडी पवनों जो उच्च भूमि के हिमाच्छादित शीर्षों पर उत्पन्न होता है। ये राइन नदी की घाटी से होकर बहता है। हर्मटन अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से बहने वाली गर्म शुष्क और तेज गति से चलने वाली आंधी की हर्मटन पवन कहते हैं। आंधी को हर्मटन पवन कहते हैं। जेट प्रवाह ये क्या है? क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में क्षोभ सीमा, मैंने क्षोभ सीमा की थोड़ी देर पहले पार्ट 6 में बात की है कि क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में क्षोभ सीमा के निकट तीव्र गति से चलने वाली नलिकाकार एवं विसर्पी पवन प्रवाह को जेट प्रवाह कहते हैं। जेट प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में अधिक शक्तिशाली होता है। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, इस पर हम चर्चा करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिम खंड अधिक उष्ण होते हैं। ये बिल्कुल सही है। शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है। ये भी बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से कौन सही कौन गलत है? तो इसका उत्तर है 1 और 2 दोनों सही, मतलब सी ऑप्शन राइट आंसर। जेट प्रवाह की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। जेट प्रवाह की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये वायुमंडलीय विक्षोभों चक्रवातों प्रतिचक्रवातों जेट प्रवाह की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये वायुमंडलीय विक्षोभों चक्रवातों प्रतिचक्रवातों तूफानों और वृष्टि को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। आधुनिक खोजों के अनुसार, जो आधुनिक खोजें हुई इसके अनुसार एशिया में मानसून पवनों के चलने का मुख्य कारण जेट प्रवाह ही माना जाता है। चक्रवात और प्रतिचक्रवात क्या है? चक्रवात और प्रतिचक्रवात क्या है कि चक्रवात वायुमंडल के निचले स्तर में एक निम्न वायुदाब व्यवस्था, इसमें हवा चारों ओर से निम्न दाब केंद्र की ओर बहने की चेष्टा करती है। उत्तरी गोलार्ध में वायु के चलने की दिशा वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होती है। ये पश्चिमी पवनों में मुख्य रूप से विकसित होती हैं। चक्रवात के 2 प्रकार हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, इनमें तूफान नहीं आता है। जो शीतोष्ण वाले हैं इनमें तूफान नहीं आता है। इनकी उत्पत्ति का कारण तटीय अंतर तथा ध्रुवीय ठंडे एवं उष्ण क्षेत्रीय गर्म पवनों का मिलन माना गया है। 2020 में आया हुआ उत्तर जो क्वेश्चन आया है, देखें कि जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, ऐसा नहीं है। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। ये बिल्कुल सही है। और तीसरा भी गलत है, जिसमें चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान के लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है, ऐसा नहीं है।
तो उसका उत्तर सी यानी केवल 2 ही सही है। देखते हैं उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। इसका उत्तर है ऑप्शन ए यानी समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं, ऐसा नहीं है। अतः अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र विरले ही होते हैं। ये कोरियोलिस बल अत्यंत दुर्बल होता है, उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं होती। सब ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी राइट आंसर 2015 के पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, और बी सही है। इसमें हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं यानी वेस्टलीज कहलाती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु सहतियाँ माइस्ट एयर माइसेज पछुआ हवाओं के भाग हैं। केवल 2 इसका उत्तर बिल्कुल सही है। देख लेते हैं हर दिन कमोबेश एक सा ही होता है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है। घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। उपयुक्त उदाहरण में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन ए सवाना, ऑप्शन बी विश्वतीय, ऑप्शन सी मानसून, ऑप्शन डी भूमध्य सागरीय। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, विश्वतीय का वर्णन किया गया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात आकार शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की अपेक्षा छोटा, उत्पत्ति का कारण संवहन क्रिया, विषुवतीय रेखीय शांत क्षेत्र में ये चक्रवात नहीं उत्पन्न होते हैं। विश्व के विभिन्न क्षेत्र तथा वहाँ के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम कुछ दिए हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे चीन सागर का टाइफून, ये पेपर में खासकर आने के चांसेस रहते हैं। 4 ऑप्शन दे देते हैं ABC में, तो आपको मिलाना होता है। बंगाल की खाड़ी चक्रवात, इसको चक्रवात, बंगाल खाड़ी में चक्रवात नाम दिया गया। साइक्लोन USA टोर्नेडो, ऑस्ट्रेलिया बिलीबिलीज और कैरेबियन सागर में हरिकेन कहते हैं। प्रतिचक्रवात क्या है? प्रतिचक्रवात की बात करेंगे कि इसके केंद्र में उच्च दाब रहता है। इसके केंद्र में उच्च दाब रहता है और उसके चारों ओर निम्न दाब का क्षेत्र। इसका आकार वृत्ताकार होता है और पवन चक्कर काटते हुए केंद्र से बाहर की ओर चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होती है। पवन की गति मंद और निर्बल होती है। कल हम बात करेंगे वर्षण। आज के लिए यही समाप्त करते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके लिए कितना ये वीडियो हेल्पफुल रहा है। और अगर आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।